जय हिंद फ्रेंड, दी आर प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हिंदी व्याकरण के तहत हम उच्चारण और वर्तनी पे ये सेकंड क्लास लेके आए हैं और इसके प्रीवियस की क्लास में हमने आपको उच्चारणगत दोष के साथ ही कैसे हम वर्तनी में क्या अशुद्धियां करते हैं और उन्हें किन तरीके से हम सुधार कर सकते हैं जिससे हमारे हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन भी सही हो और हमारी हिंदी भी कम से कम इतना तो हो कि हिंदी में हम जो गलती करते हैं उससे भली भांति परिचित हो। ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्लास है और अपनी फीडबैक जरूर देते रहें इनके संबंध में कि ये आपके लिए कैसे बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। देखिए, हमने पिछले क्लास में देखा कि कहीं पे हम गलती से छोटा का प्रयोग करते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, कहीं पे बड़ा आ का प्रयोग करते हैं जहाँ पे नहीं होना चाहिए। जहाँ जिसका प्रयोग होना चाहिए वो हमने पिछले क्लास में देखा। यानी हम क्रम से अगर देखें तो स्वर के अकॉर्डिंग देखते चल रहे हैं और अभी हम देखने वाले हैं कि हम सामान्यतः ये गलती कर देते हैं कि छोटी या बड़ी का प्रयोग हमें कब कहाँ कैसे करना है वो हमसे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे हम ये आपको एक लिस्ट दिए हैं जहाँ पे ये देखना है कि ई की मात्रा होनी चाहिए, बड़ी ई की नहीं। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रयोग होना चाहिए छोटी ई की, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन हम गलती से हमें नहीं पता होता है, हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कर देते हैं। और ऐसे ही जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का करते हैं वहाँ पे छोटी का होना चाहिए। जैसे हम प्रयोग में अक्सर लेके आते हैं अतिथि, बहुत कॉमन है, प्रयोग में आता है। तो यहाँ पे हमने क्या गलती कर दिया, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, बड़ी ई की नहीं होनी चाहिए, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए और हम गलती से क्या कर देते, अतिथि। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यहाँ सही करना हमको, अ ति थी। यहाँ पे हमने क्या गलती कर दिया, ये यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग नहीं होना चाहिए था अतिथि में, बल्कि होना क्या चाहिए था, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए था। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे थी यानी बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कर दिया, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अतिथि, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए। ये छोटी ई और ये बड़ी ई की मात्रा है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें ये मात्रा का प्रयोग करना है और कहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना। तो छोटी बड़ी ई, इनमें हमें ये अशुद्धि नहीं करनी है। दूसरी चीज, कालिदास बहुत बड़े विद्वान हुए और कालिदास जी के बारे में हम लोग जब भी लिखते हैं वो चीजें अक्सर हम गलत कर देते हैं, बड़ी ली में लिख देते हैं, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग ला पे कर देते हैं, जबकि कालिदास है, कालिदास, कालिदास नहीं कालिदास। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हमेशा कालिदास में करना है, ना कि बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना है। कालिदास अभिनेता, हीरो, नायक, अभिनेता के लिए भी हमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना है, अभी, है ना, अभिनेता। और हमेशा ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये जो भा है ना, यहाँ पे है पूरा सिरोरेखा नहीं मिलाना, नहीं तो फिर भी गलत माना जाएगा। सिरोरेखा में ध्यान रखिएगा, भा आपका इस तरीके से निकला होना चाहिए, यहाँ पे भी ये गलती नहीं करना है। हम कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, है ना, तो ये गलती नहीं करनी है। क्या कहा जा रहा है कि कोटि कोटि प्रणाम की बात की जा रही है और ये भी अक्सर गलत कर देते हैं। यहाँ पे ये तो सही लिखा गया है, अक्सर इस तरीके से लिख दिया जाता है जो कि गलत है। अभिमान का प्रयोग करते हैं, अभिमान, तो यहाँ पे भी अभिमान में भी छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होगा, अभिमान। इसके बाद देखिए आइए, आइए हम ऐसे भी लिख देते हैं, मतलब आइए जाइए चाहिए में अक्सर गलती करते हैं, लेकिन जो सही आइए है वो आपकी छोटी ई की मात्रा का प्रयोग के साथ आइए, ये है। यहाँ पे ऐसे नहीं कि ये आपने यहाँ कर दिया, ये चीज गलत है। आइए इस तरीके से आपको प्रयोग में लाना। सेम चीज चाहिए में भी गलती कर देते हैं, तो चाहिए हमने पहले भी बताया था, लेकिन एक बार आपको फिर से बताते हैं, चाहिए ये सही है, ठीक है। तो आइए हो गया, चाहिए हो गया, और पुष्टि,
है ना, पुष्टि। तो पुष्टि में हमें क्या ध्यान रखना है कि पुष्टि में गलती नहीं करनी है। पुष्टि इस तरीके से है, पुष्टि। पूर्ति, पूर्ति में क्या गलती हो जाता है, यहाँ पे देखिए पूर्ति, तो ये है पूर्ति, ठीक है। इसके बाद है बलिदान। पहला पूर्ति हो गया और पूर्ति के बाद देखें बलिदान। तो बलिदान का क्या है, कैसे लिखेंगे, बलिदान में क्या गलती नहीं करना है, सेम वही गलती रिपीट नहीं करनी है। बलिदान इस तरीके से लिखना है आपको, बलिदान। वाल्मीकि, वाल्मीकि का क्या है, कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे वाल्मीकि, मतलब कुल मिला के जो ई की मात्रा का प्रयोग छोटी ई का, उसकी गलती नहीं करनी है, रिपीट नहीं करना उस चीज को, यहाँ पे उस चीज को सुधार लेना है। संपत्ति, तो संपत्ति सही लिखेंगे तो संपत्ति भी किस तरीके से लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा का नहीं प्रयोग करेंगे, संपत्ति। स्थिति लिखते हैं, गलत कर देते हैं, स्थिति, ये है स्थिति, इस तरीके से लिखना है। ऐसे ही हम लोग लिखते हैं हानि, हानि भी गलत लिख देते, लेकिन हानि भी अगर सही से आप लिखेंगे तो हानि इस तरीके से लिखा जाएगा। नीति, जब नीति लिखते हैं तो नीति भी कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। परिचय जब अपना देते हैं किसी को तो कहते हैं परिचय, तो हमारा परिचय ये है, इस तरीके से परिचय। क्षत्रिय टर्म अगर यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से क्षत्रिय लिखा जाता है। ये समानता हम लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि, क्योंकि में भी इस तरीके से गलती हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से लिखा जाता है। तो हमें ये देखना है कि इसमें हमने अभी सीखा है कि कहाँ पे हमें कौन सी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और बड़ी छोटी की मात्रा में हमने छोटी की मात्रा के बारे में देखा, पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। और आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या क्या है, क्योंकि क्वेश्चन भी करते चल रहे हैं साथ में और टॉपिक यानी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चल रहे हैं। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक पूर्ण विराम है, एक अल्प विराम है, एक पूर्ण विराम है, एक पूर्ण विराम है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में क्या अपेक्षित है। तो यूपी पीजीटी में ये क्वेश्चन आया कि आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। देखिए आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में एक अल्प विराम है। यहाँ पे जैसे क्या कहा गया, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम अपेक्षित है। देखिए आपने क्या कहा, रुक गए, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। वाक्यों तथा शब्दों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय प्रसंग को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है, जो उच्चारण के समय प्रयोग करने से उस वाक्य अथवा शब्द का सार्थक अर्थ प्रस्तुत करते हैं। मुख्य विराम चिन्ह है अल्प विराम, अल्प विराम इस तरीके से, पूर्ण विराम ये है, अर्ध विराम ये है ना, अर्ध विराम ये है, और प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, एक्सक्लेमेशन, उद्धरण चिन्ह इस तरीके से, और योजक चिन्ह ये है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। शब्द केवल संकेत मात्र है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। यूपी पीजीटी में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये वाक्य शुद्ध है, दिए गए अन्य विकल्पों के शुद्ध वाक्य देखें तो मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये वाक्य शुद्ध है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, शब्द संकेत मात्र है, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, तो मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। एक वाक्य शुद्ध है, तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। विकल्प सभी वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य देखिए, अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी, अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। ऋषि मुनियों, देखिए यहाँ पे ऋषि मुनियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। सभा में उपस्थित हर एक सदस्य का यही मत था। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई। आयोग ने इसका उत्तर यफ माना, यानी फाल्स माना, गलत है। छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित क्या है, छोटी हल्की,
छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। वाक्य में क्या अपेक्षित है? 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, 3 अल्प विराम, 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम, 4 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, 4 अल्प विराम, 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम। तो इसमें कौन सा सही होगा? देखिए, छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। वाक्य में 2 अल्प विराम है, छोटी और हल्की, और 1 पूर्ण विराम है ना। छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। इस प्रश्न से संबंधित कोई भी विकल्प सही नहीं है। छोटी हल्की गोल और किनारेदार इस तरह लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है: यह असली गाय का घी है, यह शत्रु से खतरा है, यहाँ अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। इनमें से शुद्ध वाक्य है: ये असली गाय का घी है। असली गाय का असली घी है कि असली गाय का घी है? यहाँ शत्रु से खतरा है। खतरा किसे? शत्रु से। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। यहाँ अनेक प्रकार दोनों लगाया गया है। तो शुद्ध क्या है? यहाँ शत्रु से खतरा है कि ये असली गाय का घी है, शुद्ध है। यह गाय का असली घी ये बोला जाएगा। यहाँ शत्रु से खतरा है, ये जीआईसी में आया क्वेश्चन है। इनमें से संस्कृत भाषा के दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध है? विद्युत, परिषद, विद्वान, पृथक। अब हम आगे भी देखेंगे कि हलंत वगैरह में कहाँ पे क्या गलतियां करते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए ताकि जब भी हम आगे पढ़े तो हमें ये क्लियर रहे। विद्युत, परिषद, विद्वान, पृथक में कौन सा शब्द समूह शुद्ध है? तो यहाँ पे देखिए, संस्कृत भाषा की दृष्टि से शुद्ध शब्द समूह है क्या? शुद्ध शब्द समूह है विद्युत। यहाँ पे विद्युतता पे हलंत है, परिषद हलंत है, विद्वान में हलंत है, पृथक में हलंत। तो ध्यान रखिए कहाँ कहाँ हलंत का प्रयोग होता है। विद्युत, परिषद, विद्वान, पृथक। तो विद्युत हो गया, परिषद हो गया, विद्वान हो गया, पृथक। ये हमें ध्यान रखना है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक, अभ्यांतरिक, आभ्यांतरिक। तो इनमें से कौन सा सही है? तो वर्तनी की दृष्टि से देखें ये सही है। अभ्यांतरिक शुद्ध शब्द है जिसका अर्थ अंदर घटित होने वाला होता है। तो क्या सही है? आभ्यांतरिक, ये सही है। आभ्यांतरिक। इसको आप लिख के भी प्रैक्टिस कर लेंगे। मान लीजिए नहीं सही हो रहा है तो इसको इस तरीके से खुद से लिखेंगे कि कहाँ पे हमसे त्रुटि हो रहा है, और वैसे ही बिल्कुल उच्चारण भी करेंगे तो ये सही हो जाएगा। आभ्यांतरिक, है ना। अभ्यंतरिक बोलेंगे तो गलत लिखेंगे, अभ्यांतरिक बोलेंगे गलत, आभ्यांतरिक तो सही होगा। तो शुद्ध शब्द के लिए आभ्यांतरिक, आपको उच्चारण भी बिल्कुल उसी प्रकार करना होगा। नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानना है कि जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। ऐसा होता भी है, जब तक परीक्षा नहीं आता तब तक लोग पढ़ते नहीं। तो ये भी है कि तब तक उसने नहीं पढ़ा था, तब तक। आज्ञावाचक है, संयुक्त है, मिश्र है, सरल है। तो एक में एक आप देखिए मिक्स कर दिया गया। तब तक उसने नहीं पढ़ा जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया, मिश्र वाक्य है। दो सरल वाक्यों से मिलकर बना दूसरा सरल वाक्य पहले पर आश्रित है, क्योंकि तब तक वो नहीं पढ़ा जब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा, जब तक एग्जाम नहीं आया था। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अलावा उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य उसे मिश्र कहते हैं। तो हमें ये देखना है कि मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य उसके अलावा कोई दूसरा अंग वाक्य हो, मिश्र वाक्य हो जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का हमने देखा था रचना और अर्थ के आधार पे, तो विधानवाचक वाक्य कौन सा है? विधानवाचक में है जल्दी दरवाजा खोलो, माता जी ने पूजा कर ली है, ईश्वर सबका भला करे, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो इनमें से विधानवाचक वाक्य कौन सा है? विधान, जल्दी दरवाजा खोलो, माता जी ने पूजा कर ली, ईश्वर सबका भला करे, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो इसमें विधान क्या है? माता जी ने पूजा कर ली है। माता जी ने पूजा कर ली है विधानवाचक वाक्य का एग्जाम्पल। ऐसा वाक्य जिसे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो, विधानवाचक। माता जी ने पूजा कर ली है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो, उसका काम बन जाए, इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का हमें चयन करना है जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो, उसका काम बन जाए, इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। काम बनने के लिए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इच्छावाच। देखिए
दिया गया वाक्य संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं और दोनों प्रधान होते हैं। ये संयोजक अपव्यय से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसने ये कहा कि उसका काम बन जाए इसलिए वो किसी से सिफारिश, ऐसे नहीं, मतलब काम बने इसलिए वो सिफारिश कराने के चक्कर में, तो दोनों प्रधान है। दिए गए वाक्य संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, उसका काम बन जाए वो किसी से सिफारिश, तो सिफारिश इसलिए करा काम बन जाए इसलिए, तो दोनों जब प्रधान होते हैं, ये संयोजक जो अपव्यय जोड़ने वाला होता है वहाँ संयुक्त वाक्य होता है, वहाँ आश्रित नहीं है कि वो मिश्र वाक्य की बात यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानना है। सुरेश विद्यालय जाता और मन लगाकर पढ़ता है। देखिए, सुरेश विद्यालय जाता है और जाता तो है ही और मन लगा के पढ़ता, तो यहाँ पे आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। क्यों? जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त कहते हैं। और मन लगाकर पढ़ता है वहाँ पे। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना। तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। मैं भी तुम्हारे जैसा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। रेलगाड़ी बहुत धीरे चल रही है, उसने आज यह कार्य नहीं किया। मिश्र वाक्य को हमें पहचानना, इसमें ही कौन सा मिश्र वाक्य है। तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं, ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अलावा उसके अधीन उसके कोई दूसरे अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार हमने पहले भी बात की, 3 प्रकार के वाक्य हैं, सरल है, मिश्र है, संयुक्त वाक्य है। अर्थ के अनुसार वाक्यार्थ भेद है, विधिवाचक, निषेध है, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मय, संदेह, इच्छावाचक, संकेतवाचक। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है। क्या उसने परीक्षा की तैयारी कर ली है? दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। मीना बहुत अच्छा गाना गाती है, जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही हम निकल गए। तो निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है हमें। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। देखिए, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा हो उसे संयुक्त कहते हैं। तो दिन ढल गया और जब दिन ढला तो अंधेरा बढ़ने लगा, तो संयुक्त वाक्य है, जोड़ दिया गया। संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प क्या है? राम जाकर पढ़ाई करो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, कृपया सभी बैठ जाएं, दीपा का घर उधर है। अब किसका घर किधर है? तो संकेत किया गया ना, दीपा का घर कहाँ है? उधर है। तो जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार है, सरल है, मिश्र है, संयुक्त है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार है, आज्ञा, प्रश्न, विधि, निषेध, विस्मय, संदेह, इच्छावाचक, संकेतवाचक। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानना है। रोहन गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्रों के घर गया। रोहन गृह कार्य के लिए अपने मित्र के घर गया। दिए गए वाक्य में उद्देश्य रोहन होगा क्योंकि रोहन के विषय में बात हो रही है, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं वीडियो लंबी करते हैं, ठीक है, ताकि आप थोड़े थोड़े जो है कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते रहे और क्वेश्चन को भी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।